भरी दोपहरी में शहर के सबसे व्यस्त और पुराने बाजार धर्मपुर चौराहे पर चीख पुकार मची थी। तपती धूप में एक बूढ़ी माँ बीच सड़क पर घुटनों के बल बैठी गिद्ध गिद्धा रही थी। उसके आंसुओं से सड़क की धूल भीग चुकी थी और चंद कदमों की दूरी पर खाकी वर्दी पहने लगभग 10 पुलिस वाले बुत बनकर खड़ी ढिढे तमाशा देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस बेबस और रोती हुई औरत की मदद के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाए, क्योंकि सामने शहर का सबसे खूंखार और रसूखदार बाहुबली खद्दा था। लेकिन तभी उस डरी सहमी भीड़ को चीरता हुआ जैतून के रंग ऑलिव ग्रीन की वर्दी पहने एक शख्स आगे आया। उसके कंधे पर एक भारी बैग था और सीने पर देश की रक्षा का मेडल। उसने जो किया, उसने न सिर्फ उस बाहुबली का गुरूर हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया, बल्कि उन बिकाऊ पुलिस वालों की वर्दी को भी ऐसा शर्मसार किया कि वो आंखें उठाने लायक नहीं रहे। वर्मा स्टोरीज की ये कहानी उस वर्दी के सम्मान की है जो चंद रुपयों में बिकती नहीं, बल्कि सरहदों पर खून से सींची जाती है। धर्मपुर का वह बाजार अपनी पुरानी दुकानों के लिए जाना जाता था। उसी बाजार के नुक्कड़ पर 60 साल की कांता देवी की एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। कांता देवी के पति दीनदयाल जी एक बेहद ईमानदार इंसान थे, जिन्होंने पाई पाई जोत कर यह दुकान बनाई थी। उनके गुजरने के बाद कांता देवी ने इसी दुकान में जलेबियां और समोसे बेचकर अपनी इकलौती बेटी सुकन्या को पाला था। सुकन्या की शादी में अब बस 2 दिन बचे थे। घर में रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो चुका था और कांता देवी ने अपनी बेटी के पीले हाथ करने के लिए इस दुकान के गल्ले में अपनी जिंदगी भर की पूंजी जमा कर रखी थी। लेकिन शहर के एक बहुत बड्ढे भूमाफिया और बाहुबली रुद्र प्रताप की नजर उस बाजार पर पड्डी डीएच गई थी। रुद्र प्रताप वहां एक बद्दा सा शॉपिंग मॉल बनाना चाहता था और उसके रास्ते में कांता देवी की वह पुरानी दुकान एक कांटे की तरह चुभ रही थी। रुद्र प्रताप ने कई बार कांता देवी को डराया, धमकाया, लेकिन कांता देवी ने अपनी आजीविका का वह इकलौता सहारा छोड़ देने से साफ इनकार कर दिया। आज सुबह ही रुद्र प्रताप अपने 20 गुंडों और एक बड़ी सी जेसीबी मशीन के साथ कांता देवी की दुकान के सामने आ धमका था। ए बुढ़िया, बहुत हो गया तेरा नाटक। ये जमीन मेरे नाम कर और यहां से दफा हो जा, वरना तेरी इस मिठाई की दुकान के साथ साथ तेरी बेटी की डोली भी इसी जेसीबी के नीचे कुचल दूंगा। रुद्र प्रताप ने अपनी लाल आंखों से घूरते हुए गुर्रा कर कहा। कांता देवी कांप उठी। उन्होंने दौड़ कर रुद्र प्रताप के पैर पकड़ लिए। रुद्र बाबू, परसों मेरी सुकन्या की शादी है। इस दुकान में मेरी बच्ची की शादी का सारा सामान और पैसे रखे हैं। इसे मत उजाड़ दिए। मैं आपके हाथ जोड़ देती हूँ। शादी के बाद मैं खुद ये जगह खाली कर दूंगी। कांता देवी फूट फूट कर रो रही थीं, लेकिन रुद्र प्रताप के सीने में दिल नहीं, पत्थर था। उसने कांता देवी को जोर से लात मारी, जिससे वह बेचारी सड़क पर जा गिरी। दुकान तो डट दो इसकी, और सारा सामान सड़क पर फेंक दो। रुद्र प्रताप ने अपने गुंडों को आदेश दिया। गुंडों ने तुरंत दुकान में तोड़ डच फोड़ डच शुरू कर दी। शादी के लिए बनाए गए लड्डू, जलेबियां और सारे बर्तन सड़क पर फेंक दिए गए। कांता देवी चीख रही थीं, लोगों से मदद मांग रही थीं, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तभी कांता देवी की नजर सड़क के दूसरी तरफ खद्दे इलाके के पुलिस थानेदार गजराज सिंह पर पड़ी। गजराज सिंह अपने 10 सिपाहियों के साथ वहां मौजूद था, लेकिन वो चुपचाप एक चाय की दुकान पर खड्डा चाय की चुस्कियां ले रहा था और माचिस की तीली से अपने दांत कुरेद रहा था। कांता देवी भागती हुई गजराज सिंह के पास गईं और उनके पैरों में गिर पड़ीं। दारोगा जी, आप तो कानून के रखवाले हैं। मेरी मदद कीजिए। ये लोग मेरी दुकान तो बेच रहे हैं। मेरी बच्ची की शादी टूट जाएगी। दारोगा जी, मुझे बचा लीजिए। गजराज सिंह ने एक बहुत ही भद्दी और निर्दयी हंसी हंसी। कानून तो रुद्र बाबू की जेब में रहता है बुढ़िया। मैं यहां कानून का नहीं, रुद्र बाबू का काम देखने आया हूं। चुपचाप जमीन के कागज दे दे, वरना अभी तुझे शांति भंग करने के जुर्म में हवालात में डाल दूंगा। जा यहां से। गजराज सिंह ने कांता देवी को धक्के मारकर पीछे कर दिया। कांता देवी सड़क पर बैठकर अपनी किस्मत और उस मरे हुए कानून को कोसते हुए रोने लगीं। पूरा बाजार एक बेबस औरत का तमाशा देख रहा था। तभी बस स्टैंड की तरफ से एक भारी और रोबदार कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। ये आवाज सेना के भारी जूतों की थी। भिड्ढा ने मुद्द कर देखा।
6 फुट लंबा, चौधे सीने वाला एक नौजवान अपनी फौजी वर्दी में उस बाजार की तरफ आ रहा था। उसका नाम मेजर शौर्य राजपूत था। शौर्य पैरा स्पेशल फोर्सेस का एक जाबांज कमांडो था, जो पिछले 2 सालों से सियाचिन की बर्फीली और खतरनाक सरहदों पर देश की रक्षा कर रहा था। आज वो अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए छुट्टी लेकर अपने घर लौट रहा था। शौर्य की नजर जब सड़क पर बिखरी मिठाइयों, टूटती हुई दुकान और जमीन पर बैठकर रोती हुई एक बूढ़ी मां पर पड़ी, तो उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि कुछ गुंडे एक औरत पर अत्याचार कर रहे हैं और पुलिस वाले वहां खड़ी डीडीहे हंस रहे हैं। शौर्य के खून में उबाल आ गया। उसने अपना भारी बैग वहीं जमीन पर रखा और सीधे दारोगा गजराज सिंह के पास पहुंचा। इंस्पेक्टर साहब, एक बेगुनाह और लाचार महिला पर खुलेआम गुंडे अत्याचार कर रहे हैं और आप यहाँ खड़ी डीढे चाय पी रहे हैं। क्या आपकी वर्दी और आपका फर्ज आपको आवाज नहीं देता? शौर्य की आवाज में एक ऐसा कड़ीडीडी एछक और गहरा सन्नाटा था जो किसी भी कमजोर दिल वाले को डरा दे। गजराज सिंह ने शौर्य की वर्दी को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा और एक व्यंग्यात्मक हंसी के साथ बोला, ए फौजी, अपनी सरहद की बहादुरी की कहानी मुझे मत सुना। ये धर्मपुर है और यहाँ का कानून मैं हूं, और ये बाजार रुद्र बाबू का। तू सरहद पर बंदूक चलाता होगा, पर यहाँ मेरी लाठी चलती है। चुपचाप अपनी छुट्टी मना और सीधा अपने घर का रास्ता नाप, वरना ऐसा अंदर करूंगा कि तेरी सारी फौजी गिरी निकल जाएगी। शौर्य की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं, लेकिन एक कमांडो का सबसे बड़ा हथियार उसका धैर्य होता है। शौर्य ने गजराज सिंह को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो मुद्दा और सीधे रुद्र प्रताप की तरफ चल पड़ा। रुद्र प्रताप के गुंडों ने जब एक फौजी को अपनी तरफ आते देखा, तो 3 गुंडे लोहे की रॉड लेकर शौर्य के सामने खड़े हो गए। ए फौजी, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना तेरी ये वर्दी यहीं इसी सड़क पर फाड़ डाच देंगे और हड्डियां तो डाच देंगे। एक मोटे गुंडे ने रॉड घुमाते हुए कहा। शौर्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह रुका नहीं। जैसे ही उस मोटे गुंडे ने शौर्य के सिर पर रॉड मारने के लिए हाथ उठाया, शौर्य ने पलक झपकते ही अपने बाएं हाथ से उस रॉड को रोका और अपने दाएं हाथ की कोहनी से उस गुंडे के जबड़े पर एक ऐसा सटीक और घातक प्रहार किया कि वह गुंडा हवा में उछलकर सीधा जेसीबी मशीन से जा टकराया और वहीं बेहोश हो गया। बाकी दोनों गुंडों ने एक साथ हमला किया, लेकिन शौर्य की फुर्ती किसी चीते से कम नहीं थी। सैन्य युद्ध कला, मिलिट्री कॉम्बैट में माहिर शौर्य ने सिर्फ 60 सेकंड के अंदर रुद्र प्रताप के 10 सबसे खतरनाक गुंडों को सड़क पर धूल चटा दी। किसी का हाथ टूट चुका था तो कोई दर्द से कराह रहा था। शौर्य ने एक अतिरिक्त प्रहार भी नहीं किया, बस उतनी ही ताकत का इस्तेमाल किया जितनी उन्हें बेअसर करने के लिए जरूरी थी। पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। जो लोग अभी तक डरे हुए थे, वो इस फौजी की ताकत और अनुशासन देखकर अवाक रह गए। अपने आदमियों की यह हालत देखकर रुद्र प्रताप का गुरूर तिलमिला उठा। उसने तुरंत अपनी कमर से एक पिस्तौल निकाली और शौर्य के सीने पर तान दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई रुद्र प्रताप के आदमियों पर हाथ उठाने की? तू अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त समझता है ना? आज तू इसी सडैच पर सीने पर गोली खाएगा। शौर्य 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। उसने रुद्र प्रताप की आंखों में आंखें डालीं और एक बेहद शांत लेकिन खौफनाक आवाज में बोला, जिसने सियाचिन की -40 डिग्री की बर्फीली हवाओं में दुश्मनों की तोपें और गोलियां झेली हों, उसे तू इस देसी पिस्तौल से डराएगा? गोली चला, लेकिन एक बात याद रखना, इस देश के फौजी की लाश पर भी तिरंगा लिपट कर आता है और पूरा देश उसे सलामी देता है। लेकिन तेरे जैसों को मरने के बाद कैफन भी नसीब नहीं होता, कुत्ते की मौत मरते हैं। रुद्र प्रताप जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला था, शौर्य ने बिजली की तेजी से उसके हाथ पर एक जोरदार लात मारी। पिस्तौल हवा में उछलकर दूर जा गिरी। अगले ही पल शौर्य का मजबूत हाथ रुद्र प्रताप की गर्दन पर था। उसने रुद्र को जमीन पर घुटनों के बल पटक दिया। बाहुबली रुद्र प्रताप आज एक मामूली से चूहे की तरह कांप रहा था। तभी पीछे से दारोगा गजराज सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और शौर्य की तरफ तानते हुए चिल्लाया, हाथ ऊपर कर ले फौजी, तूने कानून हाथ में लिया है। तूने शहर के एक सम्मानित व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया है। मैं तुझे अभी इसी वक्त गिरफ्तार करता हूं। शौर्य ने रुद्र की गर्दन छोड़ दी और धीरे से मुद्द कर गजराज सिंह की तरफ देखा। उसकी आवाज अब उस पूरे बाजार में गूंज रही थी।
कानून? किस कानून की बात कर रहे हो इंस्पेक्टर? जिस कानून को तुमने चंद रुपयों के लिए इस बाहुबली के जूतों तले कुचल दिया, उस कानून की। ये खाकी वर्दी जो तुमने पहनी है ना, ये किसी की जागीर नहीं है। यह इस देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद और उनका विश्वास है। तुमने चंद सिक्कों के लिए इस वर्दी का और अपने जमीर का सौदा कर लिया। तुम पुलिस वाले बनकर आम जनता को डराते हो, लेकिन जब हम सरहद पर बर्फ में जम रहे होते हैं, महीनों तक अपने परिवार से नहीं मिलते, तब जाकर तुम जैसे लोग अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस वर्दी पर कलंक लगाते हुए। शौर्य ने अपनी जेब से अपना सेना का पहचान पत्र निकाला और उसे गजराज के चेहरे के सामने लहराया। मैं मेजर शौर्य राजपूत, पैरा स्पेशल फोर्सेस, और मैं अभी इसी वक्त सेना मुख्यालय और इस जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी महोदय, जो मेरे बैचमेट रह चुके हैं, उन्हें फोन कर रहा हूं। आज तुम्हारी ये बिकाऊ वर्दी तुम्हारे जिस्म से हमेशा के लिए उतर जाएगी। यह सुनकर गजराज सिंह के हाथों से रिवॉल्वर छूटकर जमीन पर गिर गई। उसके चेहरे का रंग उड्डे हट गया। वह जानता था कि एक मेजर रैंक के अधिकारी से पंगा लेना, और वो भी पूरी जनता के सामने, उसकी नौकरी ही नहीं, उसे सीधा जेल की सलाखों के पीछे भेज देगा। शौर्य की दहाददा और उसकी बातें सुनकर उस बाजार की चुप और डरी हुई जनता के अंदर का सोया हुआ शेर भी जाग उठा। ये फौजी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, भीड़ में से एक आवाज आई। आज अगर हम चुप रहे तो कल ये बाहुबली हमारे घर और दुकानें भी तो ढेगा। मारो इन गुंडों को। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ ने रुद्र प्रताप और उन पुलिस वालों को चारों तरफ से घेर लिया। जो जनता अब तक तमाशा देख रही थी, आज वो एक फौजी की हिम्मत देखकर खुद एक सेना बन चुकी थी। कुछ ही देर में वहां जिले के एसपी साहब अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच गए। उन्हें शौर्य ने ही मैसेज कर दिया था। सारी स्थिति देखने और बाजार वालों की गवाही सुनने के बाद एसपी साहब ने दारोगा गजराज सिंह और उसके साथियों को मौके पर ही निलंबित कर दिया और रुद्र प्रताप को हथकड़ियां पहना दी गईं। जब पुलिस रुद्र प्रताप को घसीटते हुए ले जा रही थी, तब शौर्य उस बूढ़ी मां कांता देवी के पास गया। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठा और अपने हाथों से सडीड छक पर बिखरी हुई मिठाइयों को किनारे करने लगा। कांता देवी रोती हुई शौर्य के पास आईं। शौर्य ने अपने बैग की जिप खोली और उसमें से अपनी कई महीनों की पगार का एक मोटा बंडल निकालकर कांता देवी के हाथों में रख दिया। मां, मैं भी किसी मां का बेटा हूं। सरहद पर खद्दा फौजी सिर्फ देश की जमीन नहीं बचाता, वो अपने देश की हर बहन, हर बेटी की इज्जत बचाता है। ये पैसे सुकन्या की शादी के लिए मेरी तरफ से शगुन समझकर रख लीजिए। और अब रोइए मत। जब तक इस देश का फौजी जिंदा है, किसी भी बहन बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने देगा। सुकन्या की शादी बहुत धूमधाम से होगी। कांता देवी की आंखों से अब खुशी और कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। उन्होंने शौर्य का माथा चूमा और उसे अपने गले से लगा लिया। तू कोई इंसान नहीं बेटा, तू साक्षात भगवान का रूप है, जो आज मेरे लिए फौजी की वर्दी पहनकर आया है। उस दिन धर्मपुर के उस चौराहे पर खड्डदा हर इंसान उस फौजी के सम्मान में तालियां बजा रहा था। शौर्य ने अपना बैग उठाया, लोगों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी मंजिल की तरफ बरेच गया। ये सिर्फ एक दुकान को बचाने की कहानी नहीं थी। ये कहानी थी उस अटूट साहस की जो एक फौजी के दिल में धधकता है। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी बाहुबली और कोई भी भ्रष्ट व्यवस्था उस इंसान को नहीं डरा सकती जिसने अपने देश की मिट्टी के लिए अपनी जान हथेली पर रख दी हो। एक फौजी की वर्दी में जो वजन होता है, वह किसी भी घमंड को पल भर में राख कर सकता है।